शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं जो कि राहुल गांधी से रिलेटेड है। यहाँ पर हम देखेंगे कि मोदी सरनेम को लेकर के 2019 में राहुल गांधी ने जो रिमार्क्स दिया था, ठीक है, जो टिप्पणी करी थी कि सब चोरों के सरनेम में मोदी ही क्यों लिखा है, चाहे नीरव मोदी हो, ठीक है, चाहे वो ऐसे एक दो नाम के एग्जाम्पल दिए थे जिनके सरनेम में मोदी लिखा हुआ था। अब इस बात को पकड़ लिया बीजेपी की सरकार ने, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो गुजरात की बीजेपी की सरकार हो। तो वहाँ के जो लीडर हैं बीजेपी के, उन्होंने क्या काम किया था, उनके ऊपर केस दर्ज कर दिया था। ठीक है, उनका कहना है कि मैं और मेरे जैसे अन्य जो भाई लोग हैं उनके ऊपर जातिवाद का आरोप लगाया गया। ठीक है, कि इन्होंने जो है हमारी जात को नीचा दिखाने की कोशिश करी है और इसी के चक्कर में इनको तुरंत डिस्क्वालीफाई किया गया। सबसे पहले तो लोअर कोर्ट, इसके बाद केस गया था हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में भी इनको कोई राहत नहीं मिली, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया तब जाकर के राहुल गांधी ने राहत की सांस ली है। और यदि इनको सज़ा मिल जाती ना, तो आप ये समझ लीजिए कि कुल मिलाकर के 6+2 8 साल के लिए ये चुनाव नहीं लड़ पाते, 8 साल के लिए चुनाव के मैदान से बाहर हो जाते। अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनको राहत मिल गई है। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कहना चाहिए ये डिसीजन रहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो सूरत के पास भी जब इसका केस गया था, ये सूरत हाई कोर्ट को भी तो ये सोचना था कि कम से भी कम आप एक रीजन तो बता दीजिए कि जिसके चलते चलते आप राहुल गांधी को एकदम फुल सेंटेंस दे रहे हैं, फुल सज़ा दे रहे हैं, मैक्सिमम जबकि 2 साल की सज़ा हो सकती है। तो आपने उनको डिस्क्वालीफाई करने का एकदम पूरा ही सोच लिया था। 2 साल का है, 2 साल की दे दो तो इनको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। जबकि यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जो सज़ा है इसमें मैक्सिमम है कि भाई एकदम ही यदि कोई गंभीर अपराध हुआ है, ठीक है, किसी की ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा मानहानि हुई है और उसके चक्कर में यदि कहीं कोई हिंसा भड़की है या फिर कुछ ऐसा हुआ है, इसके चलते चलते सीवियर केस में मैक्सिमम 2 साल का प्रावधान है। इसमें पनिशमेंट के साथ साथ में कुछ जुर्माना भी ठोका जा सकता है। तो आपने जुर्माना के बारे में भी नहीं सोचा। इसके अलावा उनकी सज़ा 1 साल हो सकती थी, 1.5 साल हो सकती, लेकिन कोर्ट ने 2 साल ही क्यों सुनाया? उसका एक ही रीज़न था कि कैसे न कैसे करके इनकी सदस्यता को ख़त्म करी जाए। यही बात यहाँ पर निकल करके सामने आती है। यहाँ पर यदि हम फिर से थोड़े से हिस्ट्री की तरफ में जाएं और मानहानि केस का विश्लेषण करें तो देखिए, 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक रैली चल रही थी। उसमें प्रचार प्रसार करने गए थे राहुल गांधी। उस समय में कहा था राहुल गांधी ने कि सभी चोर मोदी ही क्यों होते हैं, मतलब उनके सरनेम मोदी क्यों होती हैं। बस इसी को लेकर के भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया था। नेता का आरोप था कि राहुल गांधी ने इस कमेंट के माध्यम से पूरी मोदी जाति की मानहानि किया है और उनके ऊपर फिर लगा दिया गया धारा 499, धारा 500 जो कि मानहानि से जुड़ा हुआ है। इसी के अंतर्गत में राहुल गांधी के ऊपर केस दायर किया गया था। मैक्सिमम सजा रहती है वो 2 साल की रहती है। हालांकि कोर्ट ने फैसले के क्रियान्वयन के लिए 30 दिन की मोहलत भी दी थी। इसके बाद इन्होंने चुनौती दिया, कहाँ गए, हाई कोर्ट गए। पहले लोअर कोर्ट में इनका केस गया था। अब हम बात करते हैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) की। इसके अंतर्गत अगर किसी नेता को 2 साल या फिर इससे ज़्यादा की सज़ा हो जाती है तो सज़ा होने के दिन से उसकी अवधि पूरी होने के बाद आगे 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने पर रोक का प्रावधान है। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रावधान किया गया है? 1951 का ये कानून कहता है कि जैसे कि आज राहुल गांधी को सज़ा सुनाई गई है, सज़ा होने के दिन से उसकी अवधि पूरी होने के बाद के आगे 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने पर रोक का प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है, जैसे कि ये आपकी
सज़ा है 2 साल की, 2 साल तो आप लड़ ही नहीं पा रहे हैं, प्लस 2 साल के बाद 6 साल तक आप और नहीं लड़ पाएंगे। टोटल आपका जो टाइम पीरियड रहता है वो 8 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ पाते। ऐसे प्रावधान किए गए हैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के अंतर्गत। अगर कोई विधायक या फिर सांसद है तो सजा होने पर वो अयोग्य ठहरा दिया जाता है, मतलब उसकी विधायकी या फिर सांसदी चली जाती है। तो सवाल उठता था कि क्या राहुल गांधी की सांसदी अब चली जाएगी? तो इसके जवाब में तमाम संविधान विशेषज्ञ बता रहे थे कि राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा ज़रूर हुई है, लेकिन सज़ा अभी निलंबित है, मतलब अभी उनकी सांसदी पर कोई खतरा ऑलरेडी से पहले भी नहीं था। इसके अलावा यदि हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात करें, 2013 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 को लेकर एक हिस्टोरिकल फैसला आया था। 18/4 को असंवैधानिक घोषित करार दिया गया था। 1951 का जो कानून है उसमें 8(4) का जो प्रावधान है उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। इस प्रावधान के मुताबिक आपराधिक मामले में जहां विधायक या फिर सांसदों को 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा मिली हो, उस निर्वाचित प्रतिनिधि को उस परिस्थिति में अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता था अगर उसकी ओर से ऊपरी न्यायालय में अपील दायर कर दी गई हो। इसका मतलब ये है कि मुझे यदि अपनी सांसदी या फिर विधायकी बचाना है तो मुझे जल्दी से क्या काम करना पड़ेगा, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। मतलब कि जब तक आपका केस चल रहा है तब तक आप विधायक या फिर सांसद बने रहेंगे। इस प्रकार से ये 1951 का नियम कानून कहता है, और 2013 में जो सुनवाई हुई थी उसके बारे में भी हम देख लिए हैं। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो ज्ञानवापी मस्जिद से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम ज्ञानवापी मस्जिद से रिलेटेड कुछ बेसिक बैकग्राउंड देखने वाले हैं। तो नॉर्मली प्रचलित जो मान्यता है वो ये है कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण सन 1669 में मुग़ल शासक औरंगजेब ने प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर बनवाया था। पहले जो हिंदू मंदिर है विश्वेश्वर, उसको तोड़ा गया, फिर 1669 में यहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। उल्लेखनीय है कि साकिब खां की पुस्तक यासिर आलमगीरी में इस बात का उल्लेख भी है कि औरंगजेब ने 1669 में गवर्नर अबुल हसन को हुक्म देकर मंदिर तोड़वा दिया था। मतलब हमारे पास कुछ टेक्स्ट भी मौजूद है जिसके माध्यम से हम ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला 1991 से ही अदालत में है। अब काशी विश्वनाथ मंदिर के पुरोहितों के वंशज पंडित सोमनाथ व्यास समेत 3 लोगों ने वाराणसी की सिविल जज की अदालत में एक केस दायर किया था कि औरंगजेब ने भगवान विश्वेश्वर के मंदिर को तोड़ा और उस पर मस्जिद बनाई, इसलिए ये ज़मीन हमको वापस मिलनी चाहिए। फिर 18 अगस्त 2021 को वाराणसी की ही अदालत में 5 महिलाओं ने मां श्रृंगार गौरी के मंदिर में पूजा अर्चना की मांग को लेकर के एक याचिका दायर करी थी, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने श्रृंगार गौरी मंदिर की मौजूदा स्थिति को जानने के लिए एक कमीशन का गठन किया था। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहाँ पर अब मुस्लिम लोग भी दावा कर रहे हैं, हिंदू लोग भी दावा कर रहे हैं, और ऐसे ही चक्कर में फिर दंगे भड़कते हैं। ठीक है, ये भी एक रीज़न रहता है। तो इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि अब हिंदू लोग कह रहे हैं कि जो माँ श्रृंगार गौरी की मूर्ति है हम उसकी पूजा अर्चना करेंगे, और ज्ञानवापी परिसर में वीडियोग्राफी कराकर सर्वे रिपोर्ट देने को कहा गया था। अभी देखेंगे आप, लेकिन यहाँ पर एक बात कही गई है कि जो भी सर्वे होगा उसमें आप तोड़फोड़ नहीं कर सकते हैं। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। वहीं देखा जाए मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या कहा जा रहा है, हिंदू लोगों का क्या कहना है। देखिए, हिंदू पक्ष के जो वकील हैं विजय शंकर रस्तोगी, इन्होंने सबूत के तौर पर पूरे ज्ञानवापी परिसर का नक्शा पेश किया था, जिसमें मस्जिद के प्रवेश द्वार के बाद चारों ओर हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों का जिक्र किया गया है। साथ ही इसमें विश्वेश्वर मंदिर, ज्ञानकूप, बड़े नंदी और व्यास परिवार के तहखाने का भी उल्लेख है। अब हम बात करते हैं कि मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है 1991 के धर्म स्थल कानून के अंतर्गत इस प्रकार के जो धर्म स्थल वाली जगह है, यदि यहाँ पर विवाद खड़ा हो रहा है तो इसमें
कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा। ये कानून क्या कहता है? उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991 का कानून कहता है धारा 3 के अंतर्गत पूजा स्थल यहाँ तक कि उसके खंड को एक अलग धार्मिक संप्रदाय या एक ही धार्मिक संप्रदाय के अलग वर्ग के पूजा स्थल में परिवर्तित करने को प्रतिबंधित किया गया है। जो मंदिर है वो मंदिर ही रहेगा, जो मस्जिद है वो मस्जिद ही रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं किया जाएगा। इसका एक ही रीज़न है धर्म के आधार पर दंगे भड़कना। ठीक है, इसलिए ये डिसीजन दिया था कि भाई पहले जो भी हुआ हो इतिहास में हम उस चीज़ को छोड़ दें। अभी वर्तमान में जो जैसी चीज़ें मौजूद है, यदि वो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं तो उनको पूजा पाठ करने दीजिए। आपका कोई मंदिर अभी मौजूद है तो आप वहाँ पर पूजा पाठ करिए। 1991 का कानून ऐसा कहता है, इसकी धारा 3 में इसका उल्लेख है। इस अधिनियम की धारा 4(2) में कहा गया है कि देखिए, यदि किसी को लग रहा है कि नहीं मंदिर था, यहाँ पर मस्जिद थी, यहाँ मंदिर था, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बना है, तो इसके सभी मुकदमे, अपील या फिर अन्य कार्रवाइयाँ जो 15 अगस्त 1947 तक लंबित थीं, इस अधिनियम के अंतर्गत यदि ये लागू होता है तो समाप्त हो जाएंगी और ऐसे मामलों में कोई नई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। हालांकि यदि पूजा स्थल की प्रकृति में बदलाव 15 अगस्त 1947 की घटाव तारीख के बाद हुआ है तो उस स्थिति में कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है। अयोध्या के विवादित स्थल को इस अधिनियम से छूट दे दी गई थी। कानून कहता है कि 1947 के पहले यदि कोई छेड़छाड़ हुई है तो जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। यदि 1947 के बाद में कोई छेड़छाड़ हो रही है तो उस पर हम सुनवाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर से बात आ जाती है राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद, इस केस को छूट दी गई थी। इस केस को इस कानून से बाहर रखा गया था। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो नए ज़िलों के निर्माण को लेकर के। तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़े से बेसिक फैक्ट देखेंगे कि आखिर कैसे करके ज़िले का निर्माण होता है, या फिर नए ज़िले को मर्ज कर दिया जाना, नए ज़िले को चेंज कर दिया जाना, ये सारी चीज़ें होती हैं और नए ज़िलों का निर्माण किया जाना। ज़्यादातर देखा जाए कभी भी नए ज़िलों का निर्माण होता है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर तरीके से हो सके। ठीक है, लोगों तक सरकार की सुविधाओं की पहुंच को बढ़ाने, लोगों की तकलीफ़ को और आसान करने के लिए ही नए ज़िलों का निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि आखिर कैसे करके नए ज़िलों का निर्माण होता है, इसके लिए क्या क्या प्रोसेस अपनाई जाती है। अब चूँकि हमें एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो ज़िले होते हैं राज्य के अंदर में ही आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया है कि यदि ज़िलों का निर्माण करना है, ज़िलों को एबॉलिश करना है या फिर ज़िलों को एक दूसरे में मर्ज करना है, तो ये वाली पावर किसके पास चले जाएगी? ये पावर चले जाती है स्टेट गवर्नमेंट के पास में ही। A new district can be created either through an executive order or by passing a law in the state assembly। तो दो तरीके से नए ज़िलों का निर्माण हो सकता है। पहले नंबर की बात यह है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से, और दूसरा होता है विधानसभा में कानून पारित करके। जैसे कि अभी हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, कानून वहाँ की विधानसभा में एक बिल लेकर के आएगी वहाँ की सरकार, जिसके माध्यम से सरकार नए ज़िलों का गठन कर रही है। कई सारे जो स्टेट होते हैं वो प्रेफर करते हैं एग्जीक्यूटिव रूट को बाय सिंपली इशूइंग ए नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। तो सबसे जो आसान और सरल तरीका रहता है, अपने जो ऑफिशियल गजट होता है उसमें एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है, इसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव रूट। और दूसरा होता है विधानसभा में एक बिल लाया जाए, उस बिल के माध्यम से नए ज़िलों का गठन किया जाए। लेकिन सबसे जो बढ़िया रहता है वो होता है एग्जीक्यूटिव रूट बाय सिंपली इशूइंग ए नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या इसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका हो सकती है। तो देखिए, ज़िलों के परिवर्तन होने से या फिर नए ज़िलों के निर्माण होने से यहाँ पर केंद्र सरकार की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। इसके लिए राज्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। जब कोई राज्य किसी ज़िले का
रेलवे स्टेशन का नाम बदलना चाहता है तो गृह मंत्रालय की भूमिका फिर यहाँ पर सामने आती है। इसके अलावा यदि हम बात करें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इंटेलिजेंस ब्यूरो, डाक विभाग, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण विज्ञान और रेलवे मंत्रालय जैसे डिपार्टमेंट विभाग राज्य सरकार के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी प्रदान करते हैं। इसके बाद क्या होता है, उनके जवाबों की जांच करने के बाद राज्य सरकार को अनापत्ति सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिसको आप एनओसी बोल सकते हैं कि जब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्होंने आपको सर्टिफिकेट दे दिए हैं, आप नाम चेंज कर सकते हैं। वहीं यदि हम बात करें कि भारत में न्यू डिस्ट्रिक्ट आखिर बनाए क्यों जाते हैं, ठीक है, एक सबसे प्रमुख जो रीज़न रहता है इसका कि भाई यदि छोटा ज़िला रहेगा जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो बेहतर तरीके से हो पाएगा, इसलिए नए ज़िले बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 2016 में असम सरकार ने प्रशासनिक शीघ्रता से कोई भी काम फटाफट हो, डिले ना हो, जनता तक सीधी पहुँच हो, इसलिए माजुली उपमंडल को माजुली ज़िले में अपग्रेड करने के लिए एक अधिसूचना जारी करी थी। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूज़ की तरफ और न्यूज़ को देख लेते हैं कि न्यूज़ में कौन कौन सी बातें बताई जाती। तो न्यूज़ में बताया जा रहा है कि राजस्थान की जो सरकार है उसने असेंबली में एक बिल लेकर के आई है वो सरकार, इसके अंतर्गत 19 नए डिस्ट्रिक्ट का निर्माण किया जाना है राजस्थान में। सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है, तो देखिए कुल मिलाकर के देखा जाए राजस्थान इतना बड़ा स्टेट है, इतना बड़ा स्टेट होने के बावजूद आप देखेंगे यहाँ पर ज़िलों की संख्या कम है। तो जब तक यहाँ पर सरकार का कहना है ज़िलों की संख्या हम बढ़ाएंगे नहीं, तब तक यहाँ से कामकाज ठीक से नहीं होने वाला है। द स्टेट डिसीजन टेकन एट ए स्टेट कैबिनेट मीटिंग विल टेक द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्रीज लार्जेस्ट स्टेट 250। देखा जाए तो अब यहाँ पर ज़िलों की जो संख्या है वो 50 हो जाएगी। The Revenue Department will shortly issue a notification dealing the boundaries of new district। अब बात आ जाती है कि इसकी बाउंड्री कैसे निर्धारित करेंगे। तो इसके लिए जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट है एक नोटिफिकेशन इशू करने वाला है, जिसके माध्यम से नए ज़िलों की बाउंड्री निर्धारित हो जाएगी। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो बिहार के सरकारी स्कूलों के ऊपर है। बिहार के सरकारी स्कूलों की कंडीशन आज के टाइम में ये हो गई है कि बच्चे स्कूल में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं बच्चे, वो सीधे जा रहे हैं कोचिंग संस्थान और वहाँ पर जाकर के अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। आखिर ये चेंजेस आ कैसे रहा? फिर सरकार जो कह रही है कि हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका मतलब ही यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। जब बच्चे फ्री में पढ़ाई ना कर करके उधर अपनी जेब से पैसे देते हैं, उसका रीज़न ये है कि पढ़ाई स्कूल में अच्छी नहीं होती है, कोर्स पूरा कंप्लीट नहीं कराया जा रहा है, टीचर अच्छे नहीं हैं, टीचर पढ़ाई नहीं कराते हैं, आते हैं लेट आते हैं, बैठे रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं। तो ये सारी जो सरकारी स्कूलों की दुर्दशा है ये सब जगह है, बिहार अकेले की हम नहीं बोल सकते हैं कि बिहार अकेले की कंडीशन ऐसी है। एक सर्वे कंडक्ट कराया गया है जिसके माध्यम से ये पता चला है कि जो बिहार के गवर्नमेंट स्कूल हैं आने वाले टाइम में टोटली रिप्लेस हो सकते हैं ट्यूशन सेंटर के माध्यम से। ट्यूशन सेंटर इनको रिप्लेस कर देंगे। आज आप खुद देख लीजिए, जो बायजूस है, बायजूस ने अब जो है स्कूल की जो क्लासेस हैं कक्षा पहली से लेकर के 10वीं तक, उनकी भी ट्यूशन चालू कर दी है। बायजूस अपना खुद का स्कूल चला रहे हैं, वो ट्यूशन चला रहे हैं। तो अब सरकारी स्कूल में बच्चा जाकर क्या करेगा? सरकारी स्कूल की पढ़ाई उसको पसंद नहीं आती है। गवर्नमेंट स्कूल बिहार में उस खतरे के दौर से गुजर रहे हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे ये रिप्लेस्ड हो जाएंगे बाय चीप एंड डिंगी ट्यूशन सेंटर। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है डिंगी, ठीक है। तो डिंगी का हम मीनिंग देख लेते हैं। तो ट्यूशन सेंटर एक तो सस्ता भी पड़ता है, यहाँ पर जो है जो डिंगी वर्ड यूज़ किया गया है, एक बार फिर से देखते हैं क्या मीनिंग दिखाया था इसका। ठीक है, डिंगी का मतलब होता है फीका, काला, मैला, कुल मिलाकर के
गंदे के तौर पर इसको इस्तेमाल किया गया है, आप ये सोच सकते हैं। और यहाँ पर इतने सारे इसके साइनोम्स दिए गए हैं, समानार्थी शब्द दिए गए हैं। डर्टी, दिस इज जस्ट वन ऑफ द मैनी jaw-dropping realities flagged by a survey conducted on 81 government primary and upper primary school selected randomly in two districts, अररिया एंड कटिहार। नॉर्थ बिहार के 2 ज़िले इसमें शामिल हुए थे। 81 गवर्नमेंट स्कूल का यहाँ पर सर्वे कराया गया था। सर्वे का नाम दिया गया था वेयर आर द किड्स, बच्चे आखिर हैं कहाँ, कहाँ पहुँच गए हैं ये। इस सर्वे से हमें पता चला है कि देखिए बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो प्राइवेट ट्यूशन के ऊपर रिलाय करते हैं, भरोसा करते हैं अपनी पढ़ाई के ऊपर, सरकारी स्कूल के ऊपर बिल्कुल भी रिलाय नहीं करते हैं। प्राइवेट ट्यूशन आर वेरी पॉपुलर एंड हैव स्टार्टेड एक्टिंग एज रिप्लेसमेंट टू ए फेलिंग स्कूलिंग सिस्टम इन रूरल नॉर्थ बिहार। कुल मिलाकर के जो स्कूलिंग सिस्टम चल रहा है वो रिप्लेस हो जाएगा इन ट्यूशन के माध्यम से। इस सर्वे में ये भी पता चला है कि 50% ऑफ द स्टूडेंट वर फ्रॉम डिसएडवांटेजेस ग्रुप। 50% बच्चे ऐसे हैं जिनको कहना चाहिए फ्री में एजुकेशन मिलना चाहिए। SC ST के ये बच्चे हैं, OBC के ये बच्चे हैं, मुस्लिम ये बच्चे हैं जिनको फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। लेकिन ये फ्री एजुकेशन यदि सरकारी स्कूल में जाकर के हासिल कर भी रहे हैं तो उनको सही चीज़ नहीं मिल पा रही जो चीज़ उनको मिलना चाहिए। अब आप खुद देख लीजिए, कई कई गवर्नमेंट स्कूल वाले ऐसा भी करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर ऐसा भी करते हैं कि यदि आप उनके यहाँ पर वो एक तो खुद ही ट्यूशन लेने लग जाते हैं। दूसरी नंबर की बात, यदि आप उनके यहाँ पर ट्यूशन नहीं जाओगे तो वो आपको प्रैक्टिकल में कम नंबर देते हैं। ऐसा तक हम जो है एग्जाम्पल देखे हैं। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो मानस नेशनल पार्क से रिलेटेड है, इसलिए हम मानस नेशनल पार्क के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देखते हैं। मानस नेशनल पार्क एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ में ये प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में भी है, एलिफेंट रिजर्व भी है एंड बायोस्फीयर रिजर्व भी है। मानस नेशनल पार्क को बहुत सारी चीज़ों का दर्जा मिला हुआ है, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसकी लोकेशन की यदि हम बात करें तो ये जो हिमालयन फुटहिल्स है जो कि असम में लोकेटेड है। हिमालयन का जो विस्तार हुआ है कहना चाहिए, उसका जो फुटहिल्स वाला एरिया है असम में, वहाँ पर लोकेटेड है। इट इज़ कॉन्टिजियस विथ रॉयल मानस नेशनल पार्क इन भूटान। वहीं यदि आप देखेंगे तो इसके किनारे में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, कॉन्टिजियस का मतलब होता है सटा हुआ होना। इससे कौन सा नेशनल पार्क सटा है, रॉयल मानस नेशनल पार्क, ये भूटान में लोकेटेड है। इस नेशनल पार्क का नाम मानस रखा गया है जो कि ओरिजिनेट हुआ है मानस रिवर से। महत्व की यदि हम बात करें, ये जो नेशनल पार्क है वो जाना जाता है रेयर एंड इंडेंजर्ड एंडेमिक वाइल्ड लाइफ सच एस असम रूपहेड टर्टल, हिस्पिड हेयर, गोल्डन लैंगूर, पिग्मी हॉग। ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं जो कि एंडेमिक की कैटेगरी में हैं, दुर्लभ हैं, जो कि खतरे की घंटी में चल रहे हैं। इसके साथ साथ में यहाँ पर आपको वाइल्ड बफेलो भी देखने को मिल जाएगा। वहीं यदि हम रिवर की बात करें, जो मानस रिवर होती है ये पार्क के वेस्ट वाले हिस्से से होकर के जाती है। मानस इज़ ए मेजर ट्राइब्यूटरी और ब्रह्मपुत्र, और जो मानस रिवर है वो ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। और जो मानस नेशनल पार्क है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक सींग वाले गैंडे के लिए भी ये मानस नेशनल पार्क फेमस है। यदि हम बात करें ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022 की, इसको पब्लिश किया गया था जुलाई के महीने में। उसने ये इंडिकेशन किया है कि जो वेस्टर्न असम का मानस नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व है इज़ मूविंग फ्रॉम ए लो टू हाई टाइगर डेंसिटी एरिया। मतलब कि उस समय की रिपोर्ट ये कह रही थी कि यहाँ पर पहले जो टाइगर की डेंसिटी है वो कम हुआ करती थी। पहले 10 थे तो आज के टाइम में कितने हो गए हैं, 15 हो गए हैं।
द बैड न्यूज़ फॉर नेशनल पार्क विच इज़ ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अलोंग विद द मोर पॉपुलर काजीरंगा नेशनल एंड टाइगर रिजर्व इज दैट इट इज़ ऑलमोस्ट 63% शॉर्ट ऑफ स्टॉक। सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर जो एक चीज़ कमी दिखाई दे रही है वो बात ये है कि यहाँ पर स्टाफ की कमी है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यदि स्टाफ की कमी है तो इसका असर यहाँ के जीव जंतुओं के ऊपर सीधा सीधा पड़ने वाला है। एक लेटर के माध्यम से इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने ईस्टर्न असम बेस्ड ग्रीन एक्टिविस्ट रोहित चौधरी का कहना है मानस असम हैड एन इफेक्टिव स्टाफ स्ट्रेंथ ऑफ 109। अभी इसकी स्ट्रेंथ कितनी है? 109 है। कितने होना चाहिए? 294 होना चाहिए। अगेंस्ट द 294 पोस्ट सैंक्शनड फॉर द 2 ग्रेड ऑफ फॉरेस्टर्स एंड फॉरेस्ट गार्ड। 160 जो पोस्ट है अभी भी वैकेंट है। 25 पीपल हैड नॉट बीन डिप्लॉयड इन द फील्ड ड्यू टू वेरियस एलिमेंट ही पॉइंटेड आउट। 25 लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक जो है जॉब नहीं दी है सरकार ने, उनको काम में नहीं लगाया गया है। यहाँ पर एलिमेंट वर्ड यूज़ किया गया है जिसका मतलब होता है बीमारियाँ। तो कुछ इनके जो स्टाफ है बीमार चल रहे हैं, जिसके चलते चलते ये लोग छुट्टी में हैं। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो नर्सिंग स्टूडेंट को लेकर के है। नर्सिंग स्टूडेंट के पास अब ये ऑप्शन रहेगा कि वो फॉरेन लैंग्वेज में भी स्टडी कर सकते हैं। मतलब उनको लगता है कि हमें फॉरेन लैंग्वेज भी सीखना चाहिए ताकि हम बाहर कहीं जाएं नौकरी करने के लिए, तो वो उसमें हमें थोड़ी सी मदद मिल सके। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने पहली बार, ठीक है, हैज़ इंस्टीट्यूटेड द एडिशन ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से पहली बार ऐसा काम किया जा रहा है जिसके अंतर्गत फॉरेन लैंग्वेज को ऐड किया जा रहा है एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट या फिर कोर्स इन बीएससी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी प्रोग्राम। जीएनएम में या फिर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शनल लैंग्वेज के तौर पर आप फॉरेन लैंग्वेज को भी चूज़ कर सकते हैं। इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने इशू किया है एक नोटिफिकेशन 2 अगस्त को, जिसके अंतर्गत अनाउंसमेंट किया गया है कुछ न्यू इनिशिएटिव जिसके अंतर्गत प्रमोट किया जाएगा इंटरनेशनलाइजेशन इन एजुकेशन। सरकार चाहती है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इंटरनेशनल लेवल तक कैसे करके लेके जाएं। इस प्रोग्राम के अंतर्गत ये आशा करी जा रही है कि हम जो है इन्हेंस करेंगे ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग स्टाफ को। हमारे जो नर्सिंग के स्टूडेंट हैं वो अपनी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट कर पाएंगे इस कदम के माध्यम से। द ऑप्शनल फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज विल प्रोवाइड नर्सिंग स्टूडेंट विथ एन एडिशनल एडवांटेज ड्यूरिंग देयर डिग्री या फिर डिप्लोमा प्रोग्राम। तो जब आप डिग्री हासिल कर रहे हैं, डिप्लोमा हासिल कर रहे हैं, तो उस टाइम में सरकार आपको ये थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है कि आप कोई फॉरेन लैंग्वेज भी सीख सकें। स्टूडेंट के पास में ये अपॉर्चुनिटी है कि आप चूज़ कर सकते हैं फ्रॉम ए रेंज ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस। कौन कौन सी फॉरेन लैंग्वेजेस इसमें शामिल होने वाली हैं इनको आप देख सकते हैं। फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, लैटिन, आयरिश, कोरियन, स्पेनिश, पुर्तगीज़, ये सारी लैंग्वेज हैं। इसमें से आप एक लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे भाषा में किस प्रकार से विविधता लाई जा रही है स्टूडेंट के लिए, ताकि स्टूडेंट सिलेक्ट कर सकें किसी एक लैंग्वेज को दैट अलाइन विद देयर इंटरेस्ट एंड करियर एस्पायरेशंस, सेड सीनियर ऑफिसर।